सुना है ना। इसका फॉर्मेशन के बारे में मैंने क्या क्या बताया था। क्या होता है फॉर्मेशन में, सबसे पहले क्या होता है, किसी जगह पर मान लो किसी जगह पे क्या है, लो प्रेशर है, सी सरफेस टेम्परेचर क्या है, सफिशिएंट हाई हो चुका है, लगभग 27 डिग्री के आसपास हो चुका है। तो वहां पे क्या हो जाता है, किसी जगह पे हमारे यहाँ पे पूरा लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे बिल्कुल लो प्रेशर है। अब जब लो प्रेशर है, और ये हम लोग कहाँ पे देखते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में, क्लियर है। और ट्रॉपिकल रीजन में भी हम लोग कहाँ देखते हैं, इक्वेटर के पास नहीं देखते। क्यों? क्योंकि कल हम लोग देखे थे कि जो विंड रिवॉल्व होता है, उस विंड को रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, कॉर्डियलिस फोर्स चाहिए, तो इक्वेटर के पास नहीं होगा। तो ये हम लोग कुछ अपर पोर्शन में देखते थे। मान लो कि यहाँ 0 डिग्री इक्वेटर है और ये ट्रॉपिकल रीजन है, जैसे मान लो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है। अब यहाँ पे हम लोग देखते थे, जैसे मान लो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो विंड ऐसे आ जाता है, ऊपर से ऐसे विंड आएगा, इधर से ऐसा विंड आएगा, चारों तरफ से ऐसा विंड आएगा, क्लियर है। अब जब ये विंड आएगा तो ये विंड क्या होगा, क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर में, तो कॉर्डियलिस फोर्स की वजह से राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका राइट डायरेक्शन क्या होगा, इधर, तो ये क्या हो गया, ऐसा। और इसका राइट डायरेक्शन क्या होगा, इधर, तो ये क्या हो गया, ऐसा। मतलब ये जो है, ये विंड क्या होगा, इधर से ऐसे जाएगा, ये इधर से ऐसे जाएगा, क्लियर है। और भी जो विंड्स होगा, जो इधर से होगा वो कुछ इधर जाएगा, जो इधर से कुछ विंड्स आएगा वो और ऐसे जाएगा, क्लियर है। ये सारा ऐसे डिफ्लेक्ट करते जाएगा, जो और इधर होगा वो मतलब ऐसे क्या होगा, ये पूरा ऐसे डिफ्लेक्ट करते करते यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर मोशन बनता है। ये हम लोग कल बहुत डिटेल में देख चुके थे कि इधर से विंड्स इधर जाना स्टार्ट करेगा, इधर से इधर जाना करेगा, इधर से जो विंड्स आ रहे हैं, नीचे का जो एरिया है ऑक्यूपाई करने के लिए, ये ऐसा घूमना स्टार्ट करता है और ये रोटेशन मोशन एक स्टार्ट होता है। हमने यहाँ तक देखा था कि इस जगह पे अब क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। लो प्रेशर ऑक्यूपाई हुआ, अब एयर तो राइज कर ही रहा है और ऊपर से विंड कैसा है, पूरा सर्कुलेटिंग टाइप, सर्कुलेट करते करते ऊपर पर जा रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जैसे सपोज कर लो, जब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है और विंड्स आ रहे हैं चारों तरफ से, और चारों तरफ से ये जो विंड्स आ रहे हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सर्कुलेट करते 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 ये क्या हो रहा है, ऊपर राइज करते रहा, चारों तरफ से ऐसा घूमता घूमता। अब ऊपर में क्या होगा, क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाएंगे टेम्परेचर घटेगा, नॉर्मल लैंडस्लाइड हम लोग देखे थे। साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए और कुछ एडिशनल कंडीशन चाहिए, क्या कि ये जो ऊपर जाते हुए टेम्परेचर जो घट रहा है वो रैपिड घटना चाहिए, मतलब बहुत तेजी से घटना चाहिए। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा, क्लियर है, इधर चारों तरफ क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा। अब जब क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा तो कंडेंसेशन होगा। क्लाउड्स फॉर्मेशन मतलब कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में हम लोग क्या देखे थे, हीट रिलीज होता है। आज हम लोग और डिटेल में देखेंगे कि वो हीट रिलीज क्यों होता है। चलो बता ही देता हूँ, सिंपल से ऐसे ध्यान में रखो। होता क्या है, नॉर्मली जब भी मतलब आइस का फॉर्म होता है, क्लियर है, मतलब जब पहले मान लो आइस ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो क्या, या वाटर वेपर ले लो, वाटर वेपर है, जब वाटर वेपर का फॉर्मेशन हो जाए तो वो क्या कर रहा है, आसपास से बहुत सारा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, हीट को तो एब्जॉर्ब कर रहा है। वाटर वेपर बहुत गर्म होता है, तो वाटर वेपर में तो बहुत ज्यादा हीट है। अब जैसे ही वो पिघल के पानी बनेगा या बर्फ बनेगा, वो हीट रिलीज तो करेगा ना। तो इसका मतलब जब भी कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा, हीट रिलीज होगा। समझ में आया, नहीं आया? अरे देखो, जब भी स्टीम बन रहा है, वाटर वेपर बन रहा है, तो वो गर्मी से ही बन रहा है ना, तो इसका मतलब वो बहुत सारे हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। अब वो जैसे ही पानी में बदलेगा, मतलब पिघलना स्टार्ट करेगा या फिर बर्फ बनना स्टार्ट होगा, तो वैसे ही वो क्या होगा, वो जो हीट एब्जॉर्ब करके रखा हुआ था वो हीट रिलीज होना स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो वो हीट मेरा क्या होगा, रिलीज होना स्टार्ट होगा। तो ऊपर में बादल बन रहे हैं जिसकी वजह से अब ये क्या हो रहा है, पूरा हीट भी रिलीज हो रहा है। ये जो हीट रिलीज होगा वो क्या करेगा, फर्दर ये जो यहाँ का जो अपवर्ड मूवमेंट है उसको और ऊपर भेजने का कोशिश करेगा, क्लियर है। हीट जब रिलीज होगा तो यहाँ पे हवा क्या होगा, हल्का हो जाएगा ना इस जगह का, तो वो और ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने की वजह से क्या है, ये इस टाइप का जो क्यूमुलस क्लाउड होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है, उस टाइप का क्लाउड्स बनेगा। जो रेन बियरिंग क्लाउड्स होता है, इसके पास क्या होता है, काफी ज्यादा वाटर कैपेसिटी इसका बहुत ज्यादा होता है, पूरा इधर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स वगैरह बनेगा। और क्या होगा, ये जो हीट रिलीज होगा, ये मैकेनिकल एनर्जी जो हो रहा मूवमेंट का, उसको भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, क्लियर है। और इस तरीके से क्या होगा, ये पूरा एक टाइम पे फिर इसमें जो है जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रीच कर जाएगा तो बारिश भी होगा, और ये जो है एयर सर्कुलेट भी करेगा ऐसा। और ये तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक हम लोग क्या देखे थे कि ये ओशियन सरफेस पे, जैसे ही जमीन पर आएगा वैसे ही क्या होगा, इसको जो सप्लाई मिल रहा था मॉइस्चर का वो मिलना क्या होगा, बंद होगा। और
फिर धीरे धीरे क्लाउड्स फॉर्मेशन भी नहीं होगा, तो धीरे धीरे एक टाइम के बाद वो क्या होगा, जमीन पे आने के बाद वीक बच जाएगा। ये हम लोग सिंपल सा ऐसा मैकेनिज्म देखे थे, क्लियर है। इसी को अब कुछ हम लोग देख लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं एक बार, क्लियर है। ये देखो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में कैसे होता है, आई होप सबने पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर एरिया है, क्लियर है। एक लो प्रेशर एरिया बनता है किसकी वजह से, सोलर हीटिंग की वजह से, क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, कन्वर्जेंस ऑफ एयर होगा। जैसे ही लो प्रेशर एरिया बनेगा, चारों तरफ से एयर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो कन्वर्ज हो जाए। कन्वर्ज करने के बाद क्या होगा, राइज होगा। सारा एयर जो कन्वर्ज कर रहा है वो राइज करना स्टार्ट किया। राइज करने के बाद और क्या होगा, ऊपर जाकर के कंडेंसेशन होगा, मतलब क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, तो वो होना स्टार्ट हो गया, क्लियर है। कंडेंसेशन होगा तो लेटेंट हीट रिलीज होगा। वो हीट जो रिलीज होगा वो क्या करेगा, फर्दर एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेगा इस पूरे सिस्टम को, क्लियर है। उसके बाद फिर क्या है, ये जो लो प्रेशर सिस्टम है वो फर्दर और ऐसा स्ट्रेंथ लेटेंट हीट की वजह से होते जाता है, मतलब वो जो है हमारा सर्कुलेशन बढ़ते जाता है, क्लियर है। इसमें हम लोग भी देख रहे थे कि क्या क्या ऐसा कंडीशंस है जो रिक्वायर्ड है साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें हम लोग क्या क्या कंडीशन देखे थे, एक तो हम लोग देखे थे क्या कि वार्म सी सरफेस होना चाहिए, जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, लगभग ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लो प्रेशर भी क्रिएट होगा और मॉइस्चर भी होगा। अगर पानी ठंडा होगा तो वहां पे इवापोरेशन, मतलब नमी भी नहीं होगा ना पानी में बहुत ज्यादा, हवा में बहुत ज्यादा, और दूसरा इवापोरेशन भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो टेम्परेचर अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। कॉरियोलिस फोर्स होना चाहिए, हम लोग देखे थे, क्यों, क्योंकि अगर कॉरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो वैसे केसेस में साइक्लोन जनरेट नहीं हो जाता, क्लियर है। और दूसरा ये भी हम लोग देखे, इक्वेटर के पास नहीं जनरेट होगा, क्लियर है। इवन हम लोग ये भी देखे थे कि कोई भी साइक्लोन इक्वेटर को क्रॉस कभी नहीं करेगा, क्लियर है। और इवन साइक्लोन वैसे जगह पे फॉर्म होगा क्या, जिस जगह पे मान लो हवा हाई प्रेशर वाला एरिया, सब ट्रॉपिकल हाई, वहां पे भी फॉर्म नहीं होगा, क्लियर है। लो वर्टिकल विंड वेरिएशन, जो वर्टिकल विंड का वेरिएशन है वो भी काफी लो होगा, मतलब डिफरेंस बहुत कम होगा। अगर वर्टिकल विंड वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा तो जो साइक्लोन सीधा ऐसा बनना चाहिए वो नहीं बन पाएगा, क्लियर है। प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन, कि पहले से उस जगह पे एक लो प्रेशर होना चाहिए। देखो ऐसे भी हम लोग देखते हैं ना, साइक्लोन कब होता है, जब वहां पे बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर होता है, गर्मी के टाइम में वहां पे पहले क्या होगा, एक लो प्रेशर क्रिएट होगा और उसके बाद वो एक आइडियल कंडीशन धीरे धीरे बनाएगा साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। अपर एयर डाइवर्जेंस होना चाहिए, जो हम लोग देखे कि ऊपर जैसे ये हवा जा तो रहा है, लेकिन ऊपर जाने के बाद क्या होना चाहिए, ऊपर डाइवर्जेंस होना चाहिए। अगर ये डाइवर्जेंस नहीं होगा, यहाँ पे मान लो हाई प्रेशर वाला टाइप सिचुएशन है, तब भी साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये कुछ हम लोग फैक्टर्स देखे थे। ह्यूमिडिटी बहुत होना चाहिए, जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी मतलब क्या, नमी, हवा में नमी काफी अच्छा खासा होना चाहिए। रैपिड कूलिंग विद हाइट, भी जैसे जैसे हाइट से हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे कूलिंग बहुत तेज होना चाहिए ताकि कंडेंसेशन जल्दी हो, क्लियर है, और ज्यादा एनर्जी रिलीज हो लेटेंट हीट के फॉर्म में। तो ये हम लोग कुछ देखे थे, क्लियर है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ये भी देखे थे कि ये जो साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है, ये किस तरीके से जो है कॉन्टिनेंट्स को अफेक्ट करता है। कौन से पार्ट को, अगर ट्रॉपिकल रीजन में हो जाए तो ईस्टर्न पार्ट को, जैसे यहाँ पे देखो साइक्लोन फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, ये ईस्टर्न पार्ट को, ये ईस्टर्न पार्ट पे आएगा, क्लियर है। इधर ये वाला पार्ट जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे साइक्लोन नहीं हिट करेगा ट्रॉपिकल रीजन में, क्यों, क्योंकि अगर साइक्लोन यहाँ पे हीट फॉर्म भी हो जाए तो वो किधर चला जाएगा, इधर। और दूसरा बात हम लोग देखे थे, अफ्रीका में यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन होता भी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैमरी करंट कोल्ड करंट है और इधर बेंगवाला करंट कोल्ड करंट है। कोल्ड ओशियन करंट क्या करता है, पानी को ठंडा कर देता है, ठंडा पानी में इवापोरेशन नहीं होगा, साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट में भी हम लोग को देखने को मिलता है, इधर पेरू करंट है और इधर कैलिफोर्निया करंट है। हमने देखा ना, पेरू करंट की वजह से अटाकामा डेजर्ट, इधर भी साइक्लोन फॉर्म नहीं होगा, ये ईस्टर्न पार्ट में होगा, क्लियर है। वर्ल्ड मैप में भी हमने इस चीज को देख रखा था। ये जो हमारा वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे जो है साइक्लोन फॉर्मेशन जब किस जगह पे हो रहा है, साइक्लोन का फॉर्मेशन, चलो कोई नहीं, यहाँ पे जब हो रहा है साइक्लोन का फॉर्मेशन तो ये ईस्टर्न पार्ट को हिट कर रहा है। हमने कभी नहीं सुना केरला में साइक्लोन आ गया, क्लियर है, गोवा में साइक्लोन आ गया, क्यों, क्योंकि इधर जब भी साइक्लोन आएगा वो क्या होगा, इधर हिट करेगा, ज्यादा ज्यादा ये वाला एरिया अफेक्टेड होगा, क्लियर है, वो हवा के मूवमेंट की वजह से। बट वो जाएगा किधर, इधर ही जाएगा। ऐसा नहीं कि साइक्लोन इधर आ जा रहा है, क्यों, क्योंकि
ट्रेड विंड वाला रीजन है ना, ईस्टर्ली, ईस्टर्ली क्या करेगा, साइक्लोन को इधर पुश करेगा, क्लियर है? ये हमने देखा था। और वैसे ही साइक्लोन यहाँ पे इस साइड आएगा, इधर इस साइड आएगा, ठीक है? हम आगे आ जाते हैं। फिर और क्या है, फिर कुछ बेसिक सा पार्ट है, इसको देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डिटेल में ऐसे पूछता नहीं है, क्लियर है कि आई बॉल वगैरह क्या होता है, बट फिर भी एक बार बेसिक बस जान लो है क्या। देखो ये आई ऑफ द साइक्लोन किसको बोलते हैं, ये जो आई ऑफ द साइक्लोन है ना, ये अंदर वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये जिसके चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, क्लियर है, ये आई है। ये जो आई वाला साइक्लोन है, आई ऑफ द साइक्लोन है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही काम एयर होता है, डिसेंडिंग वगैरह होता है, ये क्यों होता है इतना डिटेल में हम लोग को पढ़ने का भी जरूरत नहीं है यूपीएससी में, क्लियर है। डायमीटर ऑफ द आई जो है वो क्या है, 150 से 200 किलोमीटर के आसपास ऐसा होता है। यहाँ पे ये जो डायमीटर है पूरा, ये वाला जो दिख रहा है, ऐसा 150 से 200 किलोमीटर के आसपास होता है। आई बॉल होता है वही, ये आई के चारों तरफ जो हवा जहाँ पे बहुत स्पीड है, क्लियर है। और ओवरऑल जो यहाँ से पूरा इतना लंबा डायमीटर होगा वो काफी ज्यादा होता है, मतलब वो 200, 600, 1200 यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं किलोमीटर। तो ये जो है ये हमारा मेनली साइक्लोन था। अब यहाँ पे देखो साइक्लोन और जो हम ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़े और टेम्परेट साइक्लोन पढ़े, इसमें अगर मैं डिफरेंस पूछूं तो बता दोगे क्या क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन किस चीज की वजह से हो जाता है, लो प्रेशर की वजह से हो जाता है, टेम्परेट भी लो की वजह से हो जाता है। बट ट्रॉपिकल के केस में क्या है, वो ओशियन पे हो जाता है। टेम्परेट क्या है, ओशियन पे भी हो सकता है और लैंड पे भी, क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं था, उसका फॉर्मेशन का रीजन क्या था, एयर मास, फ्रंटल सिस्टम, क्लियर है। दूसरा क्या है कि जो टेम्परेट साइक्लोन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि जो थर्मल रीजन है, मतलब जो हीट है, जो लो प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। बट जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो क्या है, वो कॉम्पैरेटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें विंड का वेलोसिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई है। दूसरा क्या है, टेम्परेट साइक्लोन किस जगह पे आ रहा है, टेम्परेट रीजन, वहां पे कौन सा विंड चल रहा है, ईस्टर्ली या वेस्टर्ली, वेस्टर्ली, तो वो कॉन्टिनेंट के कौन से कोस्ट को अफेक्ट करेगा, वेस्ट से आ रहा है तो वेस्ट से आ रहा है तो ईस्ट कोस्ट को ना, हाँ ईस्ट कोस्ट को ना, और इधर क्या हो रहा है, वेस्टर्न कोस्ट को ट्रॉपिकल रीजन। अभी हमने देखा ना, भूल गए क्या, अभी तो हमने देखा ये कौन सा कोस्ट है, हाँ ये देखो ये कौन सा कोस्ट है, ये ईस्ट कोस्ट है, ये वेस्ट कोस्ट है। मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, ईस्टर्न कोस्ट, क्लियर है। टेम्परेट साइक्लोन कहाँ पे अफेक्ट करेगा, वेस्टर्न कोस्ट पे करेगा, यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमने देख लिया ईस्टर्न कोस्ट वाला, वेस्टर्न कोस्ट वाला। दूसरा हमने ये और क्या देखा था, वाटर वाला, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे ही जमीन पे आएगा वो कमजोर पड़ेगा, कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई केस टेम्परेट साइक्लोन के साथ नहीं। अब लास्ट टॉपिक आ जाओ, थंडरस्टॉर्म और टॉर्नेडोस। देखो बारिश वाला थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म मतलब समझते हो ना क्या होता है, जो बिजली करेक्ट है पूरा, क्लियर है। वो कैसे करेक्ट, मतलब जो बिजली, जो लाइटनिंग फेनोमेनन है वो कैसे होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं, क्लियर है। देखो यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं। देखो होता क्या है, नॉर्मल ये मान लो अभी क्या है, अर्थ, क्लियर है। अच्छा नॉर्मल अभी ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है, और इस अर्थ पे हमारा कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्लियर। ये अर्थ जनरली क्या है, ओवरऑल अगर अर्थ देखा जाए तो ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव 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 ऐसा ऐसा पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो अब क्या होता है ना, क्लाउड्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है जब कहीं पे भी लो प्रेशर होगा, इवोपरेशन होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा। अब क्या होता है, ये जब क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, और खास करके अगर सपोज कर लो कहीं पे लो प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, हाई लो प्रेशर है, तो उस केस में क्या होगा, इवोपरेशन बहुत ज्यादा होगा, क्लियर, बहुत ज्यादा इवोपरेशन होगा। और इवोपरेशन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा ज्यादा हाइट तक जाएगा, और जब ज्यादा हाइट तक जाता है तो वैसे केसेस में क्या होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। हाँ अब क्योंकि लो प्रेशर है, सफिशिएंट हाई है, काफी ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर तो राइज कर रहा है, मतलब वेपर राइज कर रहा है,
राइज कर रहा है, ऊपर जाकर के हो सकता है आपको काफी ज्यादा डेंसिटी एक्वायर कर चुका है कि अब रेनफॉल होने का सिचुएशन हो, वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल जो है ये ऐसा फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और नीचे गिरने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये फिर क्या कर रहा है, ये फर्दर फिर उसको एयर क्योंकि राइज ही कर रहा है लो प्रेशर की वजह से, लो प्रेशर यहाँ जमीन पे बहुत ज्यादा हाई है, तो एयर जो राइज कर रहा है वो क्या कर रहा है, इसको फर्दर ऊपर पुश कर रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब ये बारिश बनने वाले ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आइस क्रिस्टल जो है हैवी हो चुका है कि अभी नीचे गिरे, बट वो जब नीचे गिर जाए तो हो गया है लो प्रेशर जमीन पे इतना हाई है कि ये फर्दर इसको क्या कर दे रहा है, पुश कर दे रहा है, और यहाँ पे अब क्या होगा, कॉलिजन होगा। इस कॉलिजन की वजह से क्या होता है, ये जितना भी पार्टिकल्स है, आइस पार्टिकल्स हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स या वेपर में जो भी आइस क्रिस्टल्स है या वाटर पार्टिकल्स है, उसमें क्या होता है, मतलब जब भी कोई चीज में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, चार्ज डेवलप होगा, तो अब क्या होता है, चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। अब जैसे ही चार्ज डेवलप होना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव, ऐसा बहुत सारा हो जाएगा, ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव पूरा डेवलप हो गया। हम लोग ऐसा देखते हैं ना, जब भी रबिंग बहुत ज्यादा करे तो देखते हैं ना, हाँ वो क्या होता है, रबिंग बहुत ज्यादा करने से चार्ज पार्टिकल डेवलप होता है। अब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे डेवलप हो चुका है। अब मेरे को एक चीज बताओ, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में अगर कोई सेम ही एलिमेंट है तो कौन ज्यादा हैवी होगा? पॉजिटिव चार्ज कब हो रहा है, हाँ जब हम किसी को अपना दे दिए ना, इलेक्ट्रॉन वगैरह दे दिए। नेगेटिव चार्ज कब हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करके किसी से ले लिए तो कर्जे में है, जब कर्जे में है तो क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और पॉजिटिव चार्ज कब आ रहा है, जब हम इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं किसी को। समझ में आ रहा है? तो बताओ दोनों में हैवी कौन है? नेगेटिव हैवी है ना, क्योंकि हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी से ले चुके हैं। पॉजिटिव चार्ज कब हो रहा है, जब हम इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे देखो, अब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में दोनों में हैवी कौन है, नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज सारा नीचे आ जाएगा। क्लियर है? ये नेगेटिव चार्ज सारा क्या आ गया, नीचे आ गया। ये क्लाउड्स का ही स्ट्रक्चर बता रहा हूं, मान लीजिए पूरा क्लाउड्स ऐसा है और सारा पॉजिटिव चार्ज कैसा हो गया, ऊपर चला गया। समझ में आ जाए, प्लस प्लस प्लस, और इधर सारा क्या है, माइनस माइनस माइनस। समझ में आ जाए? ये ऐसा हो गया कि सारा पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, ऊपर वाले क्लाउड्स के हिस्सा में, और नेगेटिव चार्ज सारा किधर जा रहा है, नीचे वाला क्लाउड्स के हिस्सा में है। क्लियर है? और ये जब पूरा क्लाउड्स का नीचे वाला हिस्सा में बहुत मतलब एक हाई नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो ये क्या कहता है, धरती पे जो यहाँ पे हम लोग का क्या होना चाहिए था, यहाँ पे तो एक्चुअली में देखा जाए तो धरती एक्चुअली ओवरऑल नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे है तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों ना, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, बट ओवरऑल हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ जो है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग एक क्या हो रहा है, नीचे में पूरा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ऊपर में पूरा पॉजिटिव, तो इस जगह पे भी अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज सारा यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। पूरे अर्थ पे नहीं, इस पर्टिकुलर लोकल एरिया पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो करंट कब डेवलप होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई होता है, एक साइड बहुत ही हाई पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड बहुत ही लो पॉजिटिव चार्ज है, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा। तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा, और वही इलेक्ट्रिक करंट तो लाइटनिंग है। समझ में आया थंडरस्टॉर्म कैसे फॉर्म होता है? फिर से बता दूं, हाँ सबको समझ में आया, आ गया ना? रफली फिर से समझ लो, 2-3 लाइन में बता देता हूँ। बहुत ज्यादा लो प्रेशर एरिया है, कंडेंसेशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। अब क्या हो रहा है, कंडेंसेट मतलब बहुत ज्यादा लो प्रेशर होने की वजह से एयर जो है वो ऊपर राइज कर ही रहा है। इस जगह पे क्या है, जो आइस क्रिस्टल्स है वो ऊपर जाते जा रहे हैं। अब वो इतना सफिशिएंट हैवी हो चुका है कि उसको नीचे गिरना है, वो नीचे आने का कोशिश कर रहा है, लेकिन एयर राइजिंग एवं क्या कर रहा है, उसको और फर्दर पुश कर रहा है ऊपर। उसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे कॉलिजन होगा। कॉलिजन होने की वजह से चार्ज पार्टिकल डेवलप होगा। जब चार्ज पार्टिकल डेवलप होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये क्योंकि हाइट डिफरेंस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स क्या होता है, बहुत ही हाइट तक जाता है, तो उसकी वजह से क्या है, सारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाले हिस्से में आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज नीचे वाले हिस्से में। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज हैवी होता है, पॉजिटिव चार्ज हल्का होता है। ये नेगेटिव चार्ज हैवी है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ग्राउंड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। क्लियर है? नीचे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ओवरऑल अर्थ अभी भी नेगेटिव ही रहेगा, बट इस लोकल एरिया में जहाँ पे बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर है, वहां पे क्या हो जाएगा, ग्राउंड पे नीचे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मिलकर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा। अगर ऊपर ही हो रहा है तो ठीक है, कभी कभी क्या होगा, वो पूरा नीचे भी आएगा इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है?
तो वही ये चीज है कि किस तरीके से थंडरस्टॉर्म डेवलप होता है। यही थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड फिनोमेनन होता है टॉर्नेडोज। क्लियर है कि जब थंडरस्टॉर्म जब डेवलप होता है ना, एकदम मतलब क्या हो बोले, अगर मतलब सपोज कर लो कि जो थंडरस्टॉर्म डेवलप हो जाए और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेवलप हो जाए, क्लियर है, लो प्रेशर भी बहुत ही हाई है, तो वैसे सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है कि वो टॉर्नेडोज के लिए भी रोल प्ले करता है। क्लियर है, टॉर्नेडोज बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग को उतना पढ़ने का भी जरूरत नहीं। यहाँ तक क्लियर है, थंडरस्टॉर्म समझ में आ गया। और आगे देखो, फिर एक फिनोमेनन होता है हमारा क्या, एंटी साइक्लोन। ये एंटी साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन हम लोग देखें, साइक्लोन चाहे टेम्परेट साइक्लोन देख लेते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, दोनों फॉर्म कहाँ हो जाता है, लो प्रेशर की वजह से ही हो जाता है ना। एंटी साइक्लोन जब हम लोग बोलेंगे तो वो सिचुएशन क्या होगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। क्लियर है, साइक्लोन लो प्रेशर के लिए, एंटी साइक्लोन जब बोल रहे तो हाई प्रेशर के लिए। और मान लो हाई प्रेशर वाला एरिया पे हम क्या बोले, एंटी साइक्लोन बोल रहे हैं। हाई प्रेशर एरिया मतलब एयर का मूवमेंट ऊपर से नीचे आ रहा होगा ना, ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगा क्या, नहीं देखने को मिलेगा ना, ये सब देखने को नहीं मिलेगा, बस विंड स्पीड रहेगा और थोड़ा ठंडा मौसम रहेगा। ठंडा मौसम कैसा, क्योंकि ऊपर क्लाउड्स के पास हवा कैसा है, ठंडा है, और वो ठंडा हवा ऊपर से क्या है, नीचे आ रहा है। मतलब जिस तरीके से हम लोग को साइक्लोन में, टेम्परेट साइक्लोन हो या ट्रॉपिकल साइक्लोन हो, यहाँ पे काफी बारिश वगैरह देखने को मिला, वैसा यहाँ पे एंटी साइक्लोन में देखने को नहीं मिलेगा। हाई प्रेशर एरिया है, ऊपर का ठंडा हवा पूरा क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पे हम लोग को पूरा ठंडा टेम्परेचर देखने को मिलेगा। क्लियर है, फिर कुछ कुछ छोटा छोटा टॉपिक है जो रह जा रहा है, उसको हम लोग देखो देख लेते हैं। एक है इंडियन ओशन डायपोल। क्लियर है, देखो ये इंडियन ओशन डायपोल होता क्या है, बहुत स्पेसिफिक इसको कहीं ऐसा पढ़ने का नीड नहीं है, बट क्योंकि मॉनसून में इसका एक रोल होता है तो इसलिए यहाँ पे पढ़ लो। क्लियर है, जैसे हमने एल नीनो वगैरह ये सब देखा था ना, देखो कंफ्यूजन क्या हो जाता है ना कि जब हम लोग एल नीनो वगैरह पढ़ते हैं तो उसको हम लोग अक्सर इस चीज से समझने लगते हैं कि अगर एल नीनो है और एल नीनो की वजह से इंडिया में क्या हो जाता, फायदा या नुकसान। ला नीना की वजह से फायदा हो जाता ना, क्योंकि ला नीना नॉर्मल सिचुएशन था। ला नीना क्या कर जाता, सारे ट्रेड विंड की हेल्प से वार्म वाटर का एक्यूमुलेशन कहाँ कर जाता, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के पास कर जाता। क्लियर है, और एल नीनो क्या कर रहा है, वो वार्म वाटर का एक्यूमुलेशन साउथ अमेरिका के पास कर रहे हैं, पेरू वाले कोस्ट पे। क्लियर है, अभी यहाँ पे देखो, अब उसी की वजह से यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इंडियन ओशन डायपोल में क्या है कि यहाँ पे भी जैसे एल नीनो में वाटर का सर्कुलेशन हो जाता, वैसे यहाँ पे भी है। मान लो एक कंडीशन ऐसा है कि इस जगह पे, क्लियर है, यहाँ पे क्या है, ट्रेड विंड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है, जैसे एल नीनो के केस में, सॉरी ला नीना के केस में था कि ट्रेड विंड क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वार्म वाटर सारे किधर एक्यूमुलेट हो गए, इधर एक्यूमुलेट हो गए। क्लियर है, और इस जगह पे क्या हो गया है, कोल्ड वाटर का एक्यूमुलेशन, क्यों से अपवेलिंग, ये इधर चलते जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का पानी रिप्लेस क्या होगा, नीचे से ऐसे आते जाएगा, समझ में आ जाए, तो इस जगह पे कोल्ड वाटर आ गया। अब इस जगह पे जब वार्म वाटर है तो इस जगह पे क्या होगा, अच्छा खासा प्रेसिपिटेशन होगा, अफ्रीका का कोस्ट एरिया पे, ये अच्छा खासा प्रेसिपिटेशन होगा। अब याद करो, अगर हम लोग देखें ये वाला फिगर ध्यान में रखना। क्लियर है, हम लोग मैप में अच्छे से देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, ये इंडिया का मैप अच्छे से दिख रहा है, इस पे जूम करते हैं। हाँ अभी ठीक है ना, अब देख लो, अब देखो यहाँ पे, अब अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से, ये जो है, ये मान लो ट्रॉपिक ऑफ, ये मेरा कैप्रिकॉर्न है। क्लियर है, और इधर मेरा कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्लियर, अब देखो, अब क्या होता है, जून का महीना है, जुलाई का महीना है, ऐसा कुछ, सन का डायरेक्ट रे कहाँ पे आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऊपर इंडिया में, यहाँ गुजरात वगैरह के पास से पास हो रहा है। क्लियर है, सन का डायरेक्ट रे यहाँ पे आ रहा है, तो इस जगह पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और इस जगह पे क्या होगा, हाई प्रेशर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर मूव करेगा, ये मूव कैसे करना चाहिए था, ऐसा सीधा जाना चाहिए था, सीधा नहीं जाकर के क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि इक्वेटर तो ये है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट किधर हो गया, इधर, इधर,
ये इधर बेंड कर गया। अब ये इधर बेंड करके ऐसे जाएगा इक्वेटर के पास, फिर ये थोड़ा सीधा हो जाएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट फोर्स वर्क नहीं करता। अब ये आगे जाएगा, फिर सीधा ऊपर जाना था, लेकिन किधर बेंड कर जाएगा? राइट डायरेक्शन, क्योंकि कोऑर्डिनेट फोर्स राइट में बेंड करता है, तो राइट डायरेक्शन में किधर बेंड कर जाएगा? समझ में आ जाए? जब इस साइड बेंड करेगा तो अब देखो, अब यहाँ पे वार्म वाटर के पास से ये बेंड पास कर रहा है ना, वार्म एयर के पास से बेंड पास कर रहा है। अगर वार्म एयर सॉरी मतलब ओशन जो है ये यहाँ पे वार्म है ना, पूरा सरफेस वाटर वार्म है, इस जगह से जब पास करेगा तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेयर के पास नहीं करेगा। अगर मान लो कोल्ड लेयर से पास, कोल्ड ओशन के अगर सरफेस जो है ओशन का यहाँ पे कोल्ड है, इसके ऊपर से पास करता है तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेके पास करता है? नहीं करता ना। तो इसका मतलब ये जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा, मॉइस्चर लेकर के तो आ रहा है ना काफी। समझ में आ जाए? यहाँ पे ओशन सरफेस से जब यहाँ से गुजर जाए तो काफी ज्यादा मॉइस्चर है, और ये मॉइस्चर की वजह से क्या होगा, काफी ज्यादा बारिश भी होगा, यहाँ पे काफी ज्यादा रेन लेकर के आए। समझ में आ जाए? तो वही ये चीज है कि जब हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल, ये डाइपोल है, डाइपोल मतलब ये कभी यहाँ पे वार्म होगा कभी यहाँ होगा, ये शिफ्ट करते जाएगा। जब पॉजिटिव फेज बोलते तो ये समझ में आ जाए ये कैसे मॉनसून को हेल्प करेगा। क्लियर? वही अगर हम लोग बोलते हैं नेगेटिव फेज ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल, क्लियर है? ये देख लो, ये क्या है, नेगेटिव फेज है। यहाँ पे क्या है कि ट्रेड विंड जो है वो वीक पड़ गया है, और ट्रेड विंड वीक पड़ने के साथ साथ क्या हो गया है, यहाँ पे जो वेस्टर्न जो काउंटर करंट है ये स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है? वैसे ही जैसा एल नीनो ला नीना में हो जाता। अब जब काउंटर करंट ऐसा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो अब क्या होगा, ट्रेड विंड की वजह से क्या होना चाहिए था, वार्म वाटर इधर एक्यूमुलेट होना चाहिए था, लेकिन वो क्या गया, इधर एक्यूमुलेट हो गया, क्योंकि काउंटर करंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब जब वार्म वाटर इधर एक्यूमुलेट हो जाए, अब सेम वही समझ लो, यहाँ पे लो प्रेशर है इंडिया में, यहाँ पे हाई प्रेशर है। क्लियर है? विंड ऐसे फ्लो कर रहे हैं। अब ये जब जा रहा है तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेवल के आ जाएंगे, नहीं आ जाएगा। समझ में आ जाए? ठंडा पानी जो है वहाँ पे इवापोरेशन नहीं है, हवा में नमी नहीं है, और वहां से हवा जब पास करेगा तो उसमें बहुत ज्यादा नमी भी नहीं होगा, तो उस केस में इंडिया को नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फेज ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल। बस इतना ही समझना है कि किस तरीके से इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब रोल है मॉनसून में। बहुत ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया कि अगर पॉजिटिव फेज होगा तो कैसे वो हेल्प करेगा, नेगेटिव फेज होगा तो कैसे हेल्प करेगा। अब समझ में आ जाए ना सबको? पक्का? अरे नहीं, अरे तो इतना शांत क्यों हो गया? क्लियर है? अब आ जाओ लास्ट पोलर वॉर्टेक्स में। क्लियर है? देखो पोलर वॉर्टेक्स क्या है, पोलर वॉर्टेक्स ऑलरेडी मैंने पहले भी बता रखा है, बट फिर भी एक बार सुन लो। अगर ये वाला फिगर देखो तो ज्यादा अच्छे से समझोगे। ये देखो, ये पोल एरिया है, हाँ ये पोल है, और ये इक्वेटर है, ये यहाँ वाला हिस्सा ऐसा, ये पोल है। क्लियर है? इसी पोल का हम लोग देख रहे हैं। अगर पोल के सरफेस पे देखें तो यहाँ पे सरफेस पे क्या है, हाई प्रेशर है ना, क्योंकि हवा क्या है, बहुत ही ज्यादा ठंडा है। ठंडा बहुत ज्यादा हवा है तो राइज तो नहीं करेगा, मतलब क्या है, हाई ही प्रेशर है ना, और हाई प्रेशर होना, नीचे अगर हाई प्रेशर है इसका मतलब ऊपर कहीं तो लो प्रेशर होगा, तभी तो ऊपर से इतना ठंडा हवा नीचे आ रहा है। ठीक है? मतलब इस जगह पे क्या है, ऊपर लो प्रेशर है, ऊपर आपकी जो लो प्रेशर है ये क्या है, ये बहुत ही बड़े एरिया में एक लो प्रेशर ऊपर बना हुआ है, जैसा यहाँ पे दिख रहा होगा फिगर में, ये देखो, हाँ, यहाँ पे ये दिख रहा है फिगर में, ये ऊपर में क्या है, ये लो प्रेशर ऐसा पूरा बना हुआ है। ये जो पूरा ऊपर का ये जो लो प्रेशर है ये रोटेट करता है। क्लियर है? इसी रोटेशन को मतलब ऊपर में जो पोलर रीजन में ऊपर में एक जो लो प्रेशर एरिया है और जो वो एक रोटेट कर रहा है, उसी को हम लोग वॉर्टेक्स बोल रहे हैं। वॉर्टेक्स मतलब क्या, सर्कुलर मूवमेंट। पोलर मतलब पोल वाला रीजन। क्लियर है? तो वहां पे यही चीज ये पोलर वॉर्टेक्स है। ये पोलर वॉर्टेक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं या क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इसको हम लोग मेनली पढ़ते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है यूएसए वगैरह में, कनाडा वगैरह में या यूरोपियन कंट्रीज में जरूरत से ज्यादा ठंड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा ठंड हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि ये जो ऊपर वाला पूरा जो लो, ये जो पोलर वॉर्टेक्स है ना, इसके चारों तरफ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम फ्लो करता है। हम लोग देखे थे ना जेट स्ट्रीम कैसे फ्लो करता है, कल देखे थे ना कि, और बताया भी था मैंने कि किस तरीके से जो जेट स्ट्रीम है, ये पोलर वॉर्टेक्स का जो विंड है, बहुत ठंडा हवा है, इसको क्या करता है, रोक के रखता है ताकि ये नीचे डाउनवर्ड ना आए।
कभी कभी क्या होता है कि जब ये जेट स्ट्रीम वीक पड़ता है, मतलब जो इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं वीक पोलर वोर्टेक्स, तो वैसे केस में क्या होता है कि ये थोड़ा नीचे आ जाता है खिसक के, ठीक है। और जब नीचे आएगा तो ये जो पूरा ठंडा एयर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो भी पूरा नीचे आएगा। और जब नीचे आएगा तो वहां पे क्या होगा, ये जो यूएसए वगैरह वाला एरिया है, इस जगह पे सडन मतलब ऐसा देखने को मिलेगा 5-6 दिन में पूरा क्या हुआ, बर्फबारी हो गया, इतना लेयर जो है मतलब पूरा बर्फ से ढक गया है। सडन ऐसा होगा, मतलब 4-5 दिन पहले मौसम ठीक था, पोलर वोर्टेक्स आया और फिर पूरा का पूरा ऐसा हाल हो गया, समझ में आया? तो इसी के संदर्भ में हम लोग बस पोलर वोर्टेक्स पढ़ते हैं। एज सच इसका इंडिया पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि इंडिया पोल से बहुत ही ज्यादा दूर है, क्लियर। बट कभी कभी न्यूज में रहता है यूएसए वगैरह सब की वजह से, क्लियर। तो ये जो था ये हम लोग का हमने देख लिया, थंडर स्टॉर्म वगैरह देख लिया, ये हमारा हो गया, क्लियर है। ये वही थंडर स्टॉर्म वगैरह का मैकेनिज्म है, एक बार रीड कर लेना, ये सब मैंने समझा दिया। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी का, जो है वाटर इन एटमॉस्फेयर, और इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो जाएगा और हम लोग ओशियनोग्राफी स्टार्ट करेंगे। देखो ये टॉपिक जो है ना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, और इसका जो लास्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल वर्ल्ड ओवर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको समझने से पहले कुछ चीज हम लोग समझ लेते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक जो है क्लाइमेटोलॉजी के स्टार्टिंग में होना चाहिए था, ये वाला पार्ट, कि कैसे ह्यूमिडिटी क्या होता है, ड्यू क्या होता है, कंडेंसेशन कैसे होता है। बट यहाँ पे क्योंकि एनसीईआरटी में ही लास्ट में दिया हुआ, हम लोग एक बार अभी देख लेते हैं क्या है। ये देखो वाटर इन द एटमॉस्फेयर है ना, तो यहाँ पे किस चीज का बात कर रहा है, एटमॉस्फेयर में वाटर का बात कर रहा है। मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर किस फॉर्म में होगा, या तो छोटा छोटा आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में होगा, या तो वाटर वेपर्स के फॉर्म में होगा, या फिर रेन जब हो जाए तो उस फॉर्म में होगा। तो यही हम लोग देखेंगे, ये है। यहाँ पे एक चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो वाटर वेपर है वो क्या है, वो खुद में ग्रीन हाउस गैस का काम करता है। सन का आउटगोइंग जो रेडिएशन है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है काफी हद तक, नहीं। वाटर वेपर का कंसेंट्रेशन भी वैरी करता है 0 to 4%, क्लियर है। वाटर वेपर क्या होगा, इक्वेटर वाले रीजन्स वगैरह में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे जैसे पोलवर्ड्स जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वाटर वेपर थोड़ा कम देखने को मिलता है। ठंडे एरिया में वाटर वेपर नहीं देखने को मिलता। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम वाटर वेपर मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर, क्लियर है। देखो एक चीज और ध्यान में रखो, अगर अर्थ पे हम लोग देखें तो अर्थ पे टोटल क्या है, 29% लैंड एरिया है और बाकी 71% क्या है अर्थ पे। ये 29%, ये 71% जो वाटर है अर्थ पर, इसमें हम लोग क्या सोचते हैं कि पानी तो बहुत है, बट जो ड्रिंकेबल वाटर है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 71% जो पानी है उसका 97.25% क्या है, वो केवल समुद्र में है, क्लियर है। और वो पानी कैसा है, खारा है, सैलाइन है, या तो फिर मैरिन वाटर है। बचा आइस के फॉर्म में 2.05% कैसे है, आइस के फॉर्म में जो हिमालय वगैरह पे है, या अंटार्कटिका में है, या फिर ग्रीनलैंड में है, या फिर आर्कटिक में है, वो सारा पानी हम लोग पी सकते हैं क्या? मतलब पीने को तो पी सकते, बट अब उतना दूर तो नहीं जाओगे ना अंटार्कटिका पानी लाने, या फिर आर्कटिक या हिमालय, समझ में आ जाए। तो वो भी उतना काम का नहीं है, वो तभी है जब रिवर वगैरह में आ जाए तो ठीक है। फिर देखो ग्राउंड वाटर में अगर देखा तो ग्राउंड वाटर में कितना 0.68% है, इसका 0.68% पानी है, और बाकी अदर्स ऐसा है, ठीक है। यूपीएससी में 2023 में आई थिंक या 22 में क्वेश्चन आया था जिसमें ये ऐसा सीक्वेंस पूछा था कि पानी सबसे ज्यादा कहाँ पे है। एक ऑप्शन दिया हुआ था क्या, ग्राउंड वाटर, एक ऑप्शन दिया हुआ था रिवर, क्लियर है, एक ग्लेशियर। यहाँ पे आगे कहीं चार्ट दिखेगा, उस चार्ट को देखना, उस चार्ट से क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है वाटर के बारे में। अब देखो, अब यहाँ पे बेसिकली समझ लो जो भी वाटर वेपर, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। जो भी वाटर वेपर जो है ना एयर में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। हम लोग बोलते हैं ना ह्यूमिड बहुत है, मतलब क्या, हवा में नमी बहुत है, क्लियर है। मतलब वाटर वेपर बहुत है। ऐसे भी देखो ना समुद्र वाले एरिया के आसपास क्या होता है, बहुत ज्यादा नमी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इवैपोरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, वाटर वेपर भी बहुत ज्यादा है, और वाटर वेपर बहुत ज्यादा होने की वजह से एयर में क्या है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये ह्यूमिडिटी समझ में आया कि ह्यूमिडिटी क्या है, सिंपल नमी, कि हवा में अगर वाटर वेपर है तो नमी है, मतलब ह्यूमिडिटी है। अब देखो, अब एक टर्म आता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यहाँ पे बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड से सुनना, नहीं तो फिर आगे पूरा दिक्कत होगा, पूछ होगा। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है?
एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है कि जो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर है उसमें वाटर वेपर का कितना वेट है। जैसे सपोज कर लो हम एक ले लेते हैं कि 1 क्विंटल एक मतलब पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर ले लें, क्लियर है, या 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब एरिया का एक वॉल्यूम लिए, उसमें कितना वाटर ड्रॉपलेट्स है बाय मास, क्लियर है। या बस सिंपल ऐसे समझो कि उसमें वाटर वेपर का कंसंट्रेशन कितना है। जितना ज्यादा वाटर वेपर का कंसंट्रेशन होगा उस पर्टिकुलर एक एरिया में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट, मतलब पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर मास में, क्लियर है, उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मतलब क्या है, वेट ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर। जैसे अब अगर मैं पूछूं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहां पे ज्यादा होगा, ओशियन में ज्यादा होगा या फिर कॉन्टिनेंट में ज्यादा होगा? ओशियन में ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे नमी बहुत ज्यादा है, इवैपोरेशन बहुत ज्यादा है, क्लियर है। अब अगला ध्यान से सुनना, वो क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ना, यहाँ से थोड़ा मेन स्टार्ट होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी है कि सपोज कर लो एक वॉल्यूम ऑफ एयर ले लिया हम, 1 मीटर क्यूब का एक एयर लिए हैं, क्लियर है। इसमें मान लो हम बोल रहे कि वाटर वेपर कितना है, वाटर वेपर कुछ अमाउंट होगा, लेकिन उस एयर का किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर मान लो अभी जैसे मान लो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री है, तो मैं बोल रहा हूँ इस 27 डिग्री पे वो एयर कितना मैक्सिमम वाटर वेपर होल्ड कर सकता था। एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा ना कि इतना वाटर वेपर वो होल्ड करेगा, और ज्यादा करोगे तो वो फिर होल्ड ही नहीं करेगा, सैचुरेशन पॉइंट होता है ना। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है कि एक पर्टिकुलर एयर मास का जो ब्लॉक है, जो वॉल्यूम है, उसमें कितना वाटर वेपर है डिवाइडेड बाय वो कितना वाटर वेपर होल्ड कर सकता है। समझ में आ रहा है, मतलब उसका पोटेंशियल की तुलना में उसके पास कितना है, समझ में? देखो फार्मूला से और अच्छे से समझ जाओगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फार्मूला क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, कि कितना मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी ऑफ एयर टू कंटेन मॉइस्चर, कि उस एयर का टोटल कैपेसिटी कितना है मॉइस्चर कंटेन करने का, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये जो होगा ये क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो कि अगर गर्म हवा है तो उसका वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा ना। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग गर्म हवा देखें तो गर्म हवा कैसा होता है, पूरा ऐसा छितराया हुआ रहता है, पूरा स्कैटर्ड है, पूरा फैला हुआ रहता है गर्म हवा। तो इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, हर पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है वाटर को होल्ड करने का, समझ में आ रहा है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, हाई है। बट अगर हम लोग कोल्ड एयर का बात करें तो कोल्ड एयर क्या है, बहुत ही डेंस होता है, हाँ भारी होता है ना, देखिए ना, कोल्ड एयर डेंस होता है। तो उस केस में क्या होगा, इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है ज्यादा। तो एक चीज तो हम लोग को समझ में आ रहा है ना कि अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है गर्म हवा और ठंडा हवा में किसका ज्यादा होगा, गर्म हवा का ज्यादा होगा, ठंडा हवा का कम होगा। अगर इसको टेम्परेचर की तुलना में देखा जाए कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और मैं को बताऊं, अगर y का वैल्यू, अगर y का वैल्यू हम लिखते 100/x, क्लियर है, तो इतना समझ में आता है क्या कि x जैसे जैसे बढ़ेगा y घटेगा, ये आता है क्या? देख लो ना, x का वैल्यू क्या रखो, एक बार 1 रखो तो कितना हो गया 100, एक बार x का वैल्यू क्या रखो 2 रखो तो कितना बच जाएगा 100/2 50, x का वैल्यू एक बार 5 रखो तो कितना हो जाएगा 20, x का वैल्यू 6 रखो, ठीक है, या और कैलकुलेशन के लिए x का वैल्यू 10 रखो तो कितना हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं y का वैल्यू घटते नहीं जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, कितना तो समझ में आता है ना। तो बस वो क्या समझ में आ गया, टोटल कैपेसिटी ऑफ एयर टू कंटेन मॉइस्चर कब बढ़ेगा, मतलब कैपेसिटी एयर का जो कैपेसिटी है मॉइस्चर को होल्ड करने का वो कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तभी बढ़ेगा ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब बढ़ेगा, जब नीचे वाला अगर हम लोग बढ़ा रहे थे तो क्या हो जाता, ऊपर वाला रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाता, घटेगा। ये मान लीजिए नीचे x है, ये y है, तो x को बढ़ाएंगे तो y क्या होगा, घटेगा। टोटल कैपेसिटी ऑफ एयर टू कंटेन मॉइस्चर कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, ये बढ़ा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगा ना। समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आया ना, इसको ध्यान से समझना तो आगे दिक्कत होगा, क्लियर है।
क्लियर है? अब वही चीज यहाँ पे देखो कि वही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन एयर कूल्स डाउन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर डिक्रीज है। जब एयर ठंडा होगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर दिया, और इसलिए क्या होगा, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये घटेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा ना, 100/x, x अगर बढ़ रहा है, क्लियर है? तो भैया टेम्परेचर बढ़ा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एयर का बढ़ जाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फिर ओवरऑल वैल्यू घट जाएगा। टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैन बी चेंज। अब यहाँ पे देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग दो तरीके से बढ़ाया घटा सकते हैं। एक तो है कि नीचे डिनोमिनेटर को घटा दे या बढ़ा दे। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाएगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी घटेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा। एक तरीका और है कि हम लोग अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, जो मॉइस्चर को ही बढ़ा दें, क्लियर है? टेम्परेचर को जैसे है वैसे ही रहने दें, उसमें मॉइस्चर और भी ज्यादा डालते जाए तब भी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले मान लो कि 1 मीटर क्यूब वाले एरिया जो वॉल्यूम ऑफ एयर है उसमें 10 मिलीग्राम वाटर वेपर था, अब हम उसको 20 मिलीग्राम करते हैं, समझ में आया? तो अमाउंट बढ़ गया, तो उससे भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया? अब आ जाओ आगे, है सैचुरेटेड। सैचुरेशन क्या बोलते हैं? हम लोग ये वाला एग्जांपल देखे थे ना कि अगर मान लो जूस बना रहे हो, उसमें चीनी डालते जा रहे, स्टार्टिंग में घुलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि अब घुलना बंद हो जाएगा। सेम वही चीज है सैचुरेशन, कि जो एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेंपरेचर इज सेड टू बी सैचुरेटेड। कि मतलब एक मान लो एक हवा का पैकेट है, वो मॉइस्चर को होल्ड कर देना है। अब हम टेंपरेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वो क्या होगा, स्टार्टिंग में मॉइस्चर भी कंटेन बढ़ते जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी। एक टाइम आएगा ना कि उससे ज्यादा वाटर वेपर तो होल्ड नहीं कर सकता, क्लियर है? तो वो पॉइंट जब रीच कर जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। अभी मान लो अभी 27 डिग्री सेल्सियस है, क्लियर है? एक 27 डिग्री सेल्सियस है, इस टाइम पे यहाँ पे जो हवा है इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कुछ और होगा। अगर मान लो हम हवा को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिफरेंट होगा। मतलब ये टेम्परेचर भी तो डिफर कर जाए ना, कि मान लो अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख रहे तो हो सकता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसका 1000 ग्राम हो, लेकिन अगर हम टेम्परेचर कितना कर दे, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस कर ले तो हो सकता है 500 ग्राम हो। मतलब हर टेम्परेचर पे उसका जो टोटल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो मैक्सिमम है, सैचुरेशन पॉइंट है, वो अलग अलग होगा ना। ये समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो वही चीज ध्यान में रखना है कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई भी एयर जो है वो अपना सैचुरेशन रिसीव कर लेता है, मतलब उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पीक कर गया, वो पॉइंट को क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे? ड्यू पॉइंट बोलेंगे। ड्यू पॉइंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके बाद अगर और वाटर वेपर इसमें डालोगे तो अब क्या है, अब वो ड्यू बना देगा। जैसे सपोज कर लो स्टार्टिंग में वाटर वेपर था पूरा, एक एयर में क्या है वाटर वेपर का कुछ कंसंट्रेशन था, वाटर वेपर बढ़ाते जा रहे, एक टाइम तक तो वाटर वेपर पूरा इस एयर में बढ़ जाए, समझ में आ रहा है? एक टाइम ऐसा आएगा कि अब वो और वाटर वेपर एयर होल्ड नहीं कर सकता, तो अब वो क्या करेगा, और ज्यादा तुम बढ़ाओगे तो अब क्या होगा, वो वाटर वेपर ड्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसपे एयर का जो हम लोग मतलब सैचुरेशन पॉइंट अचीव कर ले रहा है, मतलब उस पे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और ज्यादा हम लोग जो है वाटर वेपर प्रोड्यूस, मतलब अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते तो ड्यू फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चारों पॉइंट समझ में आया? ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सैचुरेशन पॉइंट और ड्यू पॉइंट। क्लियर है? ये समझ में आया ना? आया सब कुछ? चलो ठीक है। एब्सोल्यूट, अरे एब्सोल्यूट सिंपल से है कि कितना वाटर वेपर है हवा में, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना वाटर वेपर है, जितना है वही एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। हाँ, बस यहाँ पे है कि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ह्यूमिडिटी, हम लोग नमी को बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोल रहे हैं, एक्चुअल कैलकुलेट करके बोल रहे हैं कि कितना ह्यूमिडिटी है, तो जितना वेट ऑफ वाटर वेपर है हवा का और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर।
हाँ देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जहां पे आइस क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाए। क्लियर है? ड्यू पॉइंट क्या है? ड्यू पॉइंट बस इतना बोल रहा है कि जो वाटर वेपर एयर में है वो क्या है, वो अपना सैचुरेशन अचीव कर लेता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। समझ में आ जाए? जैसे सपोज कर लो अभी क्या है कि ये हवा यहाँ पर है, यहाँ पे हम वाटर वेपर इंजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? अब कर रहे अभी तो क्या हो रहा है, पूरा रूम में वाटर वेपर फैल गया। एक टाइम आएगा जब ये सैचुरेशन अचीव हो जाएगा कि इससे ज्यादा और वाटर वेपर नहीं डालेंगे, और डालेंगे तो वो क्या होगा, ड्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा, छोटे छोटे वाटर क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा वाटर वेपर। और भी ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा, हो सकता है बाढ़ आ जाए। समझ में आ जाए? पूरा नदी ही बन जाएगा नदी। समझ में आ जाए? ड्यू पॉइंट वो पॉइंट है जो मतलब वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो अपना सैचुरेशन अचीव कर लेगा। क्लियर है? देखो वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होगा तो ड्यू बनेगा। जैसे सब सिंपल से ऐसा देखो, ड्यू समझते हो ना, ऐसे लीफ पे नहीं देखते हो? हाँ बारिश में तो देखे होगे ऐसा लीफ होता है, इस लीफ में क्या छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ड्यू ही है। या घास वगैरह पे यही अगर छोटा छोटा आइस क्रिस्टल्स होगा एकदम डॉटेड डॉटेड तो इसको फ्रॉस्ट बोलते हैं। क्लियर है? दोनों वही। क्लियर है? बस टेम्परेचर है कि अगर वो सपोज करो जो ड्यू पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे अचीव हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, फ्रॉस्ट बन जाएगा। अगर वो 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री पे अचीव हो जाए तो वो वहां पे ऐसा वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे। अब समझ में आएगा कि क्यों जब मतलब हम लोग क्रिकेट कौन देखते हैं, तो जो क्रिकेट देखता है वो इस चीज को कनेक्ट कर पाता होगा कि ओमान में जब मैच था इतना ज्यादा, या दुबई वगैरह में मैच था, या फिर मुंबई में जब मैच चलता है गर्मी के मौसम में खास करके, तब क्यों इतना ज्यादा ड्यू वाला सिचुएशन रहता है कि सब टीम कोशिश करता है कि पहले हम ही बैटिंग कर ले, क्योंकि बाद में जब बैटिंग करना जो टीम सब टीम कोशिश करता है कि पहले हम ही बॉलिंग कर ले, क्योंकि बाद में बॉलिंग करना डिफिकल्ट होता है, ड्यू की वजह से बॉल भीग जाता है, स्विंग नहीं करता है, स्पिन अच्छे से नहीं होता है। समझ में आ रहा है? क्यों ऐसे रीजन है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, समुद्री एरिया है, समुद्री एरिया में वहां पे क्या होगा, अच्छा खासा इवापोरेशन होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक टाइम के बाद अचीव कर देगा। और जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी आएगा मतलब ड्यू पॉइंट अचीव कर देगा, जैसे ही ड्यू पॉइंट अचीव होगा वैसे ही क्या होगा, जो भी वाटर वेपर्स हो जाए बढ़ते ज्यादा गर्मी के कारण एक टाइम आएगा जब वो सारा क्या होगा, ड्यू बन के गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही है हम लोग का प्रोसेस। ये 4-5 वर्ड्स का ध्यान में रखना। फिर आगे आ जाओ। फिर यहाँ पे देखो इवापोरेशन के बारे में लिखा हुआ है, ये देखो कुछ फैक्ट्स ध्यान में रखो। ओशियन जो है वो लगभग 84 मतलब टोटल जो इवापोरेशन होता है ना, हम लोग क्या देखें इवापोरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा, ओशियन में होगा, वहां पे तो पानी ही पानी है। तो इवापोरेशन 84% जो टोटल अर्थ में इवापोरेशन होता है वो कहाँ होता है, ओशियन में। बाकी 16% इवापोरेशन कहाँ होता है, कॉन्टिनेंट्स में होता है। क्लियर है? लैंड सरफेस पे भी अगर कॉन्टिनेंटल रीजन में भी देखें तो सबसे ज्यादा इवापोरेशन कहाँ होगा, इक्वेटोरियल रीजन में होगा। क्लियर है? एक चीज और रखो, ध्यान में रखो, इवापोरेशन इतना ध्यान में है ना, सरफेस फिनोमेनन है। हाँ इवापोरेशन ऐसे सपोज कर लो, इवापोरेशन जो है ऐसा हो रहा है ना, जो वाप बन रहा है केवल ऊपर का जो सतह है वहां का पानी से वाप बन रहा है, ऐसा नहीं कि नीचे का पानी का वाप बन रहा है। जैसे समुद्र है, समुद्र में तो ऐसा पूरा सरफेस है, सूर्य का रोशनी पूरा ऐसा पड़ रहा है, तो वो केवल सरफेस का पानी ही वाप बन के उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। समझ में आ रहा है? नीचे का पानी में कोई असर नहीं है। तो ये ध्यान में रखना, इवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेनन। अब मेरे को एक बात बताओ, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, एक बात बताओ, एक पानी है सॉल्टी वाटर और एक पानी है फ्रेश वाटर। क्लियर है? दोनों में रेट ऑफ इवापोरेशन किसका ज्यादा होगा, सॉल्टी वाटर और फ्रेश वाटर। सॉल्टी वाटर मतलब खारा समुद्री वाला पानी मान लो, सलाइन वाटर या मैरिन वाटर। फ्रेश वाटर में रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि जो सॉल्टी वाटर है उसमें क्या है, नमक भी तो मिला हुआ है। अगर ये मान लो ये सरफेस है तो ये सरफेस में क्या है, कुछ हिस्सा में मतलब ऐसा नमक वमक पूरा मिला हुआ है ना, सॉल्युबल है, तो उसमें
वाटर मॉलिक्यूल्स और NaCl दोनों का मिक्सचर है, मतलब कुछ जगह पे ऐसे Na होगा, Cl होगा, कुछ H2 ऐसे पूरा ऐसे है। और दूसरा अगर केवल फ्रेश वाटर है उसमें क्या है, केवल और केवल H2 है। सरफेस फिनोमेनन है, सरफेस किसको ज्यादा मिला है, इसको ना, तो इसमें क्या होगा, ज्यादा इवैपोरेशन। समझ में आ गया? तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर एक चीज और ध्यान में रखो, जो वाटर है ना वो हमारा प्लांट्स वगैरह में बहुत तेजी से मतलब क्या होता है, इवैपोरेट करता है। समझ में आ गया? प्लांट्स वगैरह में जो है, मतलब सपोज करो जमीन में सॉइल में मॉइस्चर है और दूसरा क्या है, प्लांट्स में है। प्लांट्स के थ्रू कर देते हैं, प्लांट्स में होता क्या है, अगर हम लोग ऐसा देखें तो कुछ इस तरीके का होता है ना, जैसे ये मान लो ये यहाँ पे लीफ है, क्लियर है। अब ये लीफ में क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं, ये रूट से क्या कर रहा है, वाटर खींच रहा है। ये खींचते खींचते क्या हो रहा है, लीव्स के पास जा रहा है, ये लीव्स का पोर्स से क्या हो रहा है, इवैपोरेट हो जा रहा है, फूल जा रहा है और कूलिंग इफेक्ट हो रहा है, नीचे ठंडा महसूस हो रहा है, क्लियर है। ये लीव से जो इवैपोरेशन होता है प्लांट से, ये बहुत ही ज्यादा मतलब रेट ऑफ इवैपोरेशन इसका काफी हाईयर होता है एज कम्पेयर टू, जैसे मान लो यहाँ पे सॉइल है, सॉइल में जो मॉइस्चर है उसमें जो रेट ऑफ इवैपोरेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस एरिया है ये काफी ज्यादा छोटा है। जैसे ऐसा समझो कि मान लो ये ग्लास है, ये और एक ऐसा है चौड़ा, मतलब एक बर्तन ले लो, पतला सा ले लो, दोनों को हीट करो, जल्दी कौन गर्म होगा, ये गर्म होगा ना, ठीक है। तो बस वैसे ही इसका साइज जो होता है, मतलब जो पार्टिकल्स का वो बहुत मतलब नैरो पार्ट से यहाँ से इवैपोरेट करते हैं, ये कैपिलरी एक्शन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। समझ में? बस वही। तो अब यहाँ पे थोड़ा देर का ब्रेक ले लेते हैं, 2-3 मिनट का, फिर इसको कंडेंसेशन को करके एक दो में खत्म करेंगे। अब जो है कंडेंसेशन देख लेते हैं, क्लियर है। कंडेंसेशन का बेसिक तो हम लोग ये देख ही चुके हैं कि किस तरीके से स्टार्टिंग में क्या होता है। कंडेंसेशन में बेसिकली हो क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया था, इस जगह से एयर राइज करना स्टार्ट किया। राइज करने के बाद क्या है, इसका जब एयर राइज कर रहा है और वो क्या था, ये सारी एयर में क्या वाटर ड्रॉपलेट्स, ह्यूमिडिटी है, क्लियर है। ह्यूमिडिटी की वजह से पूरा ह्यूमिडिटी बढ़ता जाता है। अब क्या होगा, एक टाइम आएगा ऊपर जा करके जब क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी है, उस एयर का क्या होगा, पीक कर जाएगा, उससे ज्यादा अचीव नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा, वो वाटर ड्रॉपलेट्स बनाने स्टार्ट करेगा, क्लियर है। अभी हमने देखा ना, वाटर ड्रॉपलेट्स बनाना स्टार्ट करेगा। अगर ऊपर पे ठंड बहुत मतलब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो है तो हो सकता है आइस क्रिस्टल्स बनाना स्टार्ट करे छोटा छोटा, और उसके बाद जब वो हैवी होगा तो गिर जाएगा। बट कंडेंसेशन में हम लोग देखें तो मेनली पॉइंट क्या हो रहा है, जिस जगह पे ड्यू पॉइंट अचीव हो रहा है वहीं से तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि जब तक वाटर वेपर था, वाटर वेपर ड्यू में कन्वर्ट कब हो रहा है, ड्यू पॉइंट अचीव होने के बाद ही ना, उससे पहले तो नहीं हो रहा, तब तक तो वाटर वेपर में था। जैसे ही उसका वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी पीक कर गया, वैसे ही वो वाटर वेपर क्या हो गया, ड्यू में कन्वर्ट कर गया, क्लियर है। तो वही वो चीज हम लोग को देखना है कि ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है कंडेंसेशन का, क्लियर है, मतलब ये जो कंडेंसेशन हो रहा है इसका क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है और कब करता है। हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में है ना, जैसे ही वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे ही क्या होगा, हाँ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, क्लियर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाएगा। अब और क्या है, अगर वो जो टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, क्लियर है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वो वाटर को होल्ड कर सकता है, वो टेम्परेचर पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो ड्यू पॉइंट पे क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा, ये है। अब आगे देख लो, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्रीज, यहाँ पे कंडेंसेशन इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ इट, ये हटाओ, when the moist air is cooled it may reach a level when its capacity to hold water vapor ceases। कि अगर मान लो जो मॉइस्ट एयर है उसको ठंडा किया जाएगा, ठंड किया जाएगा तो उस केस में क्या होगा, एक पॉइंट आएगा ना कि उसका वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी घटते जाएगा। एक टाइम के बाद वो मतलब जो ड्यू पॉइंट है वो बहुत जल्दी अचीव नहीं हो जाएगा ना। इसीलिए देखो होता क्या है, ड्यू मतलब जो ड्यू होता है वो दोपहर में गिर जाएगा नहीं ना, क्यों, क्योंकि दोपहर में ड्यू पॉइंट क्या है, काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि वो टेम्परेचर जिस पे ड्यू फॉर्म हो वो बहुत ही हाई है। बट रात को क्या है,
हवा में मॉइस्चर तो काफी बढ़ चुका है क्योंकि दिन में पूरा गर्मी था, तो हवा में मॉइस्चर बहुत ज्यादा आ गया, लेकिन रात को टेम्परेचर क्या हो गया, ठंडा हो गया। मॉइस्चर तो उतना ही है, अब उतना मॉइस्चर तो वो होल्ड नहीं कर सकता, तो बाकी जो उसमें वाटर वेपर था वो वाटर वेपर को वो क्या करेगा, ड्यू बना देगा। क्लियर है? हाँ, अरे नहीं, वो ग्राउंड पे क्या लेना होगा, मतलब वो ये है कि जितना भी, जैसे तुम देखो बाइक्स वगैरह है, व्हीकल्स वगैरह, हर चीज पे क्या है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स आएगा, लेकिन तो तब होगा ना जब क्लाउड से आए। ये यहाँ पे क्या है कि जो एक्चुअली जो मॉइस्चर है ना वो पूरा एटमॉस्फेयर में ही है, पूरा समुद्र वाला एरिया, या फिर ऐसा देखो कि मान लो बहुत बड़ा डैम वाला एरिया, तो आसपास में क्या है, दिन के टाइम में काफी ज्यादा गर्मी होने की वजह से इवापोरेशन हुआ, वाटर वेपर एयर में बहुत ज्यादा जा चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, वो जो वाटर वेपर बहुत ज्यादा होने की वजह से अब जैसे ही रात को टेम्परेचर घटेगा तो वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी उस एयर का क्या हो गया, घट गया ना। लेकिन उसमें वाटर वेपर तो बहुत था, तो एक्स्ट्रा वाटर वेपर को आपको कैसे हटाएगा, ड्यू का फॉर्मेशन करके। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। मतलब जब यहाँ धरती पे हो जाए तो जो ड्यू फॉर्मेशन होता है, अगर वही आसमान में होता है तो उसको क्लाउड फॉर्मेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन है तो दोनों कंडेंसेशन। मतलब कंडेंसेशन में हो क्या है, वाटर वेपर या तो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है या तो फिर आइस क्रिस्टल्स में हो जा रहा है। अगर आइस क्रिस्टल्स में डायरेक्टली हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते थे बचपन में, सब्लिमेशन। याद है ना कि डायरेक्टली क्या हो रहा है, कंडेंसेस टू सॉलिड फॉर्म्स। ये वाटर वेपर से सीधा सॉलिड में हो गया, मतलब बहुत ही सडन डिक्रीज इन टेम्परेचर हुआ। यहाँ तक क्लियर है? तो अब वही यहाँ पे देख लो, आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंडेंसेशन टेक प्लेस व्हेन मॉइस्ट एयर कम्स इन कांटेक्ट विद कोल्डर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल होगा, क्यों? क्योंकि मान लो कोई ठंडा ऑब्जेक्ट है, जैसे हम लोग देखते ना, मान लो कोका कोला का बोतल है, वो बिल्कुल ठंडा है, अब उसके ऊपर क्या दिखते एकदम छोटे छोटे, या तो आइस क्रिस्टल्स अगर बहुत ही ठंडा है तो, और अगर बहुत ठंडा नहीं है तो फिर क्या वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे जमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर का जो हवा है, ये तो कोका कोला यहाँ पे रखा हुआ, बाहर में जो हवा है, इस हवा में तो एक ह्यूमिडिटी होगा, मॉइस्चर होगा। अब वो हवा जब इसके कांटेक्ट में आएगा, ये ठंडे वाटर बोतल के कांटेक्ट में, तो वहां पे अब क्या होगा, उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो तो घट गया। अब वो जो घटेगा तो जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर आसपास का हवा में था वो क्या बनेगा, ड्रॉपलेट्स बन गए। ये तो यही कंडेंसेशन है। तो वही वहां पे ये बोलते हैं कि कंडेंसेशन कब होगा, जब मॉइस्ट एयर किसके कांटेक्ट में आ जाए, कोल्डर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ जाए, तब भी हो जाएगा। या तो फिर हम लोग ये भी कर दे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पूरा बढ़ा दे, ये सॉरी घटा दे, ये फिर आगे क्या बोले, कंडेंसेशन भी आल्सो टेक प्लेस व्हेन टेंपरेचर इज क्लोज टू ड्यू पॉइंट। बिल्कुल सही है कि जैसे ही ड्यू पॉइंट के क्लोज में आएगा, ड्यू पॉइंट मतलब क्या, वो टेंपरेचर जिस पे सैचुरेशन अचीव करते हैं, तो जैसे ही वो पॉइंट आएगा वैसे ही क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। आगे क्या बोले, कंडेंसेशन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ कूलिंग एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बिल्कुल सही है कि कितना ज्यादा तुम कूल कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, उस पर डिपेंड करता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे कैसे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगा। क्लियर है? इसका मतलब जो ड्यू पॉइंट है वो क्या होगा, वो भी लेट होगा ना। नहीं, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे वैसे ही हमारा क्या हो रहा है, ड्यू पॉइंट लेट से अचीव हो रहा है। दिन में नहीं आ रहा ना ड्यू, रात को ही आ रहा है, टेम्परेचर घटने पर ही आ रहा है। क्लियर है? तो भाई यहाँ पे पॉइंट्स है कि किस किस तरीके से टेम्परेचर किस किस पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, मतलब कंडेंसेशन किस किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है। टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस करता है, बिल्कुल सही। प्रेशर से इन्फ्लुएंस करता है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर हाई प्रेशर होगा तो वैसे केसेस में हवा क्या होगा, ठंडा होगा। प्रेशर हाई है, हवा ठंडा है, प्रेशर लो है, हवा गर्म है। क्लियर है? अगर गर्म हवा है, और ऐसे भी देख लो, अगर मान लो हवा ऐसे भी देख लो, अगर सपोज कर लो प्रेशर बहुत हाई है, हाई प्रेशर है इसका मतलब क्या, एयर का डेंसिटी बहुत हाई है? नहीं, हाई प्रेशर मतलब ये जो ब्लॉक ऑफ एयर है इसमें हाई प्रेशर बोल रहे हो, और एक ब्लॉक ऑफ एयर ये है जिसमें प्रेशर क्या है, लो है, और इसमें प्रेशर हाई है। अगर हाई प्रेशर है तो इसका मतलब क्या है, इसमें एयर पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही टाइटली पैक्ड है, जैसे हम लोग गैस सिलेंडर्स में होते हैं। और इसमें क्या है, एयर पार्टिकल्स बिल्कुल बलून जैसा है, लाइटली पैक्ड है। नहीं, अब देखो, अब इसमें क्या है, अब इसमें वाटर वेपर का होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स इसमें लो प्रेशर वाले में होगा। मतलब कंडेंसेशन प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर है? कैसे? अगर वॉल्यूम घटेगा तो फिर वो ज्यादा डेंसर हो जाएगा। बलून है, बलून का साइज मतलब पहले फुला दो और उसके बाद बिना हवा निकाले उसको दबाने का कोशिश करो,
क्लियर है? तो अब वॉल्यूम घट जाएगा। अब जैसे ही घट गया उसके बाद अब उसमें क्या होगा, वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी घट जाएगी। क्लियर है? ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना ज्यादा चांसेस है कंडेंसेशन होने का। तो वही यहाँ पे कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो कंडेंसेशन किस किस चीज पे डिपेंड करते हैं उस पे। एज सच देखो ये जो है ये बस समझने के लिए है, इस पे डायरेक्टली पीटी में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया नहीं है, आया है, बट बहुत भी ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत क्वेश्चन आए, बट कुछ क्वेश्चंस आए हैं। क्लियर है? तो इसको एक बार इस पेज को अच्छे से समझ लेना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पेज है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का डिमांड करता है। बट टेस्ट सीरीज का ये फेवरेट है, किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज उठा लो, अगर ये वाला चैप्टर सिलेबस में है तो ये सब क्वेश्चन भर देगा, 2-3 क्वेश्चन तो देगा ही। अब आ जाओ आगे। फिर देखो ड्यू क्या होता है, ड्यू हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है? ड्यू क्या, ड्यू फॉर्म होने का आइडियल कंडीशन क्या है? बिल्कुल भाई, जो टेम्परेचर इन्वर्जन जब हो जाता तभी ड्यू हो जाता ना। तो टेम्परेचर इन्वर्जन का आइडियल कंडीशन क्या था? क्लियर स्काई। क्यों क्लियर स्काई? क्योंकि अगर क्लाउड्स रहेगा तो वो क्या होगा, अर्थ से जो भी हीट रेडिएट करेगा वो वापस क्लाउड से रिफ्लेक्ट करके अर्थ पे आ सकता है। तो जो कूलिंग चाहिए, जो सफिशिएंट ठंडा टेम्परेचर अर्थ सरफेस पे चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो क्लियर स्काई चाहिए था, काम एयर चाहिए था। क्यों? ताकि जो मॉइस्चर होल्डिंग एयर है, मतलब जो सैचुरेटेड एयर है, ऐसा नहीं कि अगर विंड आए तो वो सैचुरेटेड एयर को बहा दे और अनसैचुरेटेड एयर आ जाएगा। तो सैचुरेटेड एयर तो वहां पे रहना चाहिए। क्लियर है? जो भी दिन में टेम्परेचर गर्म होने की वजह से रहे, तो काम एयर चाहिए। दूसरा क्लियर स्काई चाहिए। और क्या था? हाँ, हाई प्रेशर कंडीशन जो है होना चाहिए, ठीक है, बट वो हमेशा नहीं। दिन में तो प्रेशर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। दिन में जितना ज्यादा लो होगा तभी तो वो इवैपोरेशन काफी होगा, उतना ज्यादा एयर में ह्यूमिडिटी होगा। क्लियर है? मेन जो है वो हमारा क्या था, क्लियर स्काई था, काम एयर था और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर है? हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या कि उसका में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी लगभग काफी ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कंडेंसेशन। हाँ, सनलाइट तो वो टेम्परेचर इन्वर्जन तो वो है ही। यहाँ पे मैं बस बता रहा हूँ काफी ज्यादा मिलता जुलता है, सिमिलर पॉइंट्स है। क्लियर है? यहाँ पे हमने देखा था ना, काम एयर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या क्या है? क्लियर स्काई, काम एयर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स। उसमें हमने टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या देखा था, लॉन्ग विंटर नाइट्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना जब ज्यादा लंबा रात होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ठंडा होगा, उतना ज्यादा अर्थ अपना हीट रिलीज करेगा, जो दिन के टाइम में बहुत ज्यादा एब्सॉर्ब कर देगा। क्लियर है? फिर आ जाओ अब कुछ कुछ डिफरेंस। ये बॉक्स ड्यू समझ में आया, अच्छे से समझ में आ गया। अब आ जाओ फ्रॉस्ट क्या होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है, ड्यू जैसा होता है ना, ये वैसे ही है। यहाँ बस देखो ये आइस क्रिस्टल्स दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आइस क्रिस्टल्स। ये जो आइस क्रिस्टल्स सेम वही चीज हो रहा है। अगर सपोज लोग ट्रॉपिकल रीजन में हो रहा है, क्लियर है, मान लो अगर गुजरात में हो रहा है तो क्या बोलेंगे, ड्यू हो जाए। वही अगर ये सेम चीज कहाँ पे हो जाए, लंदन में हो जाए, ये जम्मू एंड कश्मीर में हो जाए तो क्या बोलेंगे, फ्रॉस्ट है, जब आइस क्रिस्टल्स में फॉर्म हो जाए। क्लियर है? बाकी सारा कंडीशन क्या है, सेम है, बस एक ही कंडीशन डिफरेंट है क्या कि ड्यू पॉइंट अगर फ्रीजिंग पॉइंट के एबव अचीव करेगा तो वो है ड्यू फॉर्म होगा। लेकिन अगर ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे अचीव हो जाए तो वैसे केसेस में जो कंडेंसेशन होगा क्या बनाएगा, फ्रॉस्ट बनाएगा। क्लियर है? फिर एक आता है फॉग और मिस्ट। फॉग और मिस्ट क्या है, तो बिल्कुल वही है। फॉग में क्या होता है कि अगर मान लो डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, क्लियर है, अब क्या है, हवा में अगर डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है तो पहले अगर मान लो डस्ट पार्टिकल्स नहीं होता तो ड्यू कहाँ फॉर्म हो जाता तुम्हारा, बिल्कुल नीचे ग्राउंड पे, घास पे, व्हीकल्स पे, ये सब पे फॉर्म हो जाता। लेकिन अगर मान लो डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा तो ड्यू क्या होगा, ये छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये जो मेरे डस्ट पार्टिकल्स है, ये सारे डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड भी ड्यू फॉर्म होगा। क्लियर है? तो एक पूरा धुंधला धुंधला फॉग बन जाता है, तो वही फॉग है। वो क्या है, ये भी कंडेंसेशन ही है। समझ में आ रहा? मिस्ट को किस पे बोलेंगे, मिस्ट भी फॉग ही है, लेकिन मिस्ट के केस में क्या है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स के अराउंड जो ये पार्टिकल्स जनरेट होते हैं ना, वाटर वेपर जो मतलब ड्यू बना है, इसका कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा है। मतलब मिस्ट जो है वो ज्यादा घना वाला फॉग है। समझ में आ रहा है? और फॉग जो है वो क्या है, थोड़ा लाइट है। मतलब अगर सपोज कर लो कभी अगर हाईवे वगैरह में ट्रैवल किए होगे तो कभी एक ऐसा आता है कि पूरा ब्लैंक हो जाता है, ऐसा देखे हो कि आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, बहुत ही घना है, तो वो क्या है, वो मिस्ट है।
और जब हल्का फुल्का जब सुबह में दिखता है कि हाँ थोड़ा कोहरा टाइप है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? फॉग बोलते हैं। ठीक है, तो भाई फॉग और मिस्ट है दोनों सेम ही, बस एक में कंसंट्रेशन क्या है थोड़ा ज्यादा है, इसमें कंसंट्रेशन थोड़ा कम है। उसके बाद फिर और क्या आ जाता है, ये स्मॉग जो दिल्ली में देखने को मिलता है। ये नॉर्मली अगर फॉग हो तो अच्छा बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दिल्ली में क्या देखने को मिलता है? स्मॉग। क्यों? क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल के साथ साथ क्या है, स्मोक पार्टिकल जो होता है ना, जो गाड़ी का व्हीकल एग्जॉस्ट से निकला है, उस पे भी वो क्या कर रहा है, कंडेंसेशन हो जा रहा है और ड्यू का फॉर्मेशन हो जा रहा है। मतलब जब स्मोक और प्लस फॉग मिल जाए, मतलब फॉग वाला सिचुएशन है और क्या है, स्मोक भी है। और दूसरा ऐसे भी समझो कि अगर सपोज कर लो क्या है, व्हीकल से जो भी एमिशन हो रहा है, वो एमिशन कहाँ जाना चाहिए था? आसमान में जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ठंड का टाइम है, एयर प्रेशर क्या है, बहुत ही ज्यादा लो है। अब उसकी वजह से क्या होगा, वो व्हीकल से जितना भी एग्जॉस्ट हो रहा है, घर में कोई आग जला रहा है या जितना भी ये सब हो रहा है, वो सारा क्या हो रहा है, ऊपर आसमान में तो नहीं जा पा रहा, वो सारा कहाँ रह गया? ठंड की वजह से नीचे ही रह गया। तो पूरा स्मोक तो फैला हुआ ही है, धुआं धुआं तो है ही। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, फॉग भी बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर काफी लो है, तो ड्यू पॉइंट बहुत जल्दी अचीव हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो जब स्मोक भी हो मौसम में और फॉग भी हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्मॉग। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि स्मॉग जो है वो चेन्नई में क्यों नहीं आ रहा है, स्मॉग जो है मुंबई में क्यों नहीं आ पा रहा है? हाँ, टेम्परेचर उतना ज्यादा लो नहीं हो रहा। दूसरा ये भी है कि जो स्मोक वगैरह है ना, वो ऊपर राइज कर जा रहा है। ये है दिल्ली वगैरह के केस में क्या है कि मतलब जो भी गाड़ी से व्हीकल एमिशन हो रहा है, वो सारा क्या हो रहा है, वो पूरा एक ब्लैंकेट में ही रह जा रहा है, वो बाहर स्केप नहीं कर पा रहा है। क्लियर है? तो उसकी वजह से स्मॉग जो है ये सब जगह ज्यादा देखने को मिलता है। इवन हम लोग डस्ट पार्टिकल्स में भी देखे थे ना कि डस्ट पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन में भी ज्यादा है। और ट्रॉपिकल में भी अगर हम लोग बात करें तो प्लेन्स वाला रीजन में जाता है इंडिया में, या कोस्टल रीजन में प्लेन्स में जाता है। तभी तो हम लोग बैंगलोर वाला देखे थे कि जितना भी वॉचेस का इंडस्ट्रीज है, फोन का इंडस्ट्रीज है, वो सब पहले कहाँ सेटअप होता था? बैंगलोर में होता था। क्यों? क्योंकि कोस्टल एरिया है, सुटेबल वेदर भी है, बहुत एक्सट्रीम वेदर नहीं है वहाँ का, सुटेबल वेदर कंडीशन है। और साथ ही साथ वहाँ पे क्या है, डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल होता था। अब तो नोएडा में भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अब हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी है कि हम कोई भी एक ऐसा एनवायरनमेंट खुद से क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम लोग डस्ट पार्टिकल्स का मैक्सिमम को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये समझ में आया स्मॉग क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, एक होता है हेज। क्लियर है? ये हेज भी वैसा ही है, इसमें कोई कंडेंसेशन नहीं हो रहा है। क्लियर है? हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना हेज, ये बिल्कुल धुंधला वाला जैसा सिचुएशन है, कोई कंडेंसेशन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डस्ट पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा है, मतलब इस टाइप का बहुत ही ज्यादा डस्ट पार्टिकल है, स्मोक वगैरह पूरा, मतलब पूरा धूल से, जैसे माइनिंग वाला एरिया जाओ, समझ में आया? वहां का माइनिंग वाले एरिया में जाओगे तो कोई वहां पे ऐसा नहीं है कि फॉग वॉग है, कुछ भी नहीं है, फिर भी पूरा धुंधला धुंधला दिखेगा। ध्यान में आ जाए तो वो क्या है, वो हेज है। ठीक है? धनबाद वगैरह में जो भी रहते होंगे उन लोग देखते होंगे कि पूरा का पूरा धुंधला ही दिख जाए दोपहर के टाइम पे भी, तो वो हेज वाला सिचुएशन। क्लियर है? अब आ जाओ क्लाउड्स का कुछ टाइप्स देख लेते हैं क्या क्या है। ये देखो, एक तो मैंने क्या बताया, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ये हाँ चलो ठीक है, बट ये 15 मिनट का लास्ट तक खत्म हो जाता है। हाँ, 15 मिनट का लास्ट तक खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, पूरा क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो जाएगा। फिर कल तुम लोग का छुट्टी है, कल मैं क्लास नहीं लूंगा। ठीक है? परसों हाँ चलो क्लाउड्स कर लेते हैं। देखो क्लाउड्स का नोमेनक्लेचर में देख लो बस कुछ चीज बेसिक सा। एक तो होता है सर्जस क्लाउड। क्लियर है? जब हम लोग वर्ड सर्जस बोलते हैं ना, तो सर्जस का मतलब ये कि बहुत ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे क्लाउड्स बन जाए। क्लियर है? इसका नोमेनक्लेचर एज सच बहुत ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझने के लिए कि क्लाउड से हम लोग समझ पाए। इसमें मेन जो क्लाउड है वो हमारा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, मेन सबसे बड़ा यही है। क्योंकि जो भी हम लोग को साइक्लोन वगैरह में देखने को मिलता है, कौन से क्लाउड से? क्योंकि ये जो क्लाउड्स है क्यूमुलोनिम्बस, ये क्लाउड्स क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रिंग बिहेविंग होता है। लेकिन अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है सर्जस क्लाउड ऐसा, तो सर्जस क्लाउड जहां पे भी लिखा हुआ है मतलब क्या, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में है। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में होता है, थोड़ा ऐसा स्कैटर्ड होता है। क्लियर है?
ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं करता, वाटर वेपर होल्ड बहुत ज्यादा नहीं किया हुआ। ये क्लाउड जो है ये बहुत ज्यादा वाटर वेपर होल्ड करता है। जब भी थंडर स्टॉर्म होगा यही क्लाउड होगा, जब भी तुम्हारा मतलब साइक्लोन होगा यही क्लाउड होगा, टेम्परेट साइक्लोन यही क्लाउड होगा। समझ में आ रहा है? ये बेसिकली जिस भी जगह पे निम्बस वर्ड आ जाए ना, ये NIMBUS यहाँ दिख रहा है, ये निम्बस या ये निम्बस, निम्बस का मतलब ही होता है, ये नोमेनक्लेचर है कि निम्बस मतलब रेन बियरिंग क्लाउड्स, क्लियर है। सिर्दो मतलब हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स। अगर मैं बोलूं स्ट्रैटस, STRATUS, ठीक है, स्ट्रैटस मतलब क्या, लेयर्ड बाय लेयर्ड है, मतलब ये लेयर 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 ऐसे, समझ में आ रहा है। अगर मैं सिर्दो स्ट्रैटस बोल रहा हूं मतलब लेयर बाय लेयर तो है लेकिन बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में। सिर्दो क्यूमुलस बोलो तो मतलब इसमें क्यूमुलस मतलब क्या, ये कॉटन बबल शेप टाइप, तो क्यूमुलस है मतलब इसमें क्या है, रेन मतलब वाटर वेपर अच्छा खासा है, आइस क्रिस्टल्स अच्छा, बट सिर्दो लिखा हुआ तो बहुत हाइट पे है। अगर मैं एल्टो बोल रहा हूँ तो मीडियम हाइट। इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि जब तुम्हारा लिखा हुआ है क्यूमुलोनिम्बस तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड, मतलब हाई एल्टीट्यूड काफी नीचे से लेकर के काफी ऊपर हाइट तक पाया जाता है। जो हम लोग बादल के स्ट्रक्चर्स वगैरह देखते हैं ना, वो मेनली यही वाला जाता है जिसमें बहुत कुछ बना हुआ जाता है। ये बहुत लोअर हाइट से लेकर के जो काफी ऊपर तक जाता है, बहुत रेन मतलब इसकी वजह से होता है, ठीक है। और ये सब निम्बो स्ट्रैटस वगैरह हो गया, निम्बो क्यूमुलस हो गया। नोमेनक्लेचर समझे, जब भी सिर्दस लिखा होगा तो हाई एल्टीट्यूड, एल्टो लिखा हुआ है तो मिडिल, क्लियर है। और अगर सपोज कर लो स्ट्रैटस लिखा हुआ है तो लेयर बाय लेयर, क्यूमुलस लिखा हुआ है मतलब रेन बियरिंग, क्लियर है, उसमें अच्छा खासा, सॉरी क्यूमुलस लिखा हुआ है तो मतलब कॉटन शेप है इस टाइप का, क्लियर है। और वो कैसा है मतलब निम्बस जो है वो रेन बियरिंग है, कॉटन शेप है मतलब आइस क्रिस्टल्स इसमें काफी ज्यादा है, क्लियर है। बस ऐसे ही नोमेनक्लेचर है, ऐसा चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देख लो, अब हम लोग लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद फिर हो जाएगा। ये देखो, इस पिक्चर को मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया। ये जो है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, क्लियर है, कि किस तरीके से वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन देखो। यहाँ पे क्या है, ये मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये मेरा जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्लियर है। अब देखो, अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मेरा, इस जगह पे जो ईस्टर्न है, ये यहाँ पे देखो जो ऑरेंज कलर है इसका मतलब रेनफॉल बहुत लो, जैसे जैसे डार्क ब्लू हो रहा है वैसे वैसे उस जगह पे बारिश क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा। लाइट ब्लू है मतलब ये ब्राउन है मतलब बहुत कम रेनफॉल, हल्का लाइट है और ज्यादा रेनफॉल, और ज्यादा डार्क है और ज्यादा रेनफॉल, जितना ज्यादा डार्क होगा उतना रेनफॉल, इस तरीके से, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, ये ट्रेड विंड यहाँ पे कैसा चल रहा है, इस डायरेक्शन में, इधर कैसा चल रहा है, इस डायरेक्शन में। तो ये वाला जो पोर्शन है इस डायरेक्शन में जो ट्रेड विंड चलेगा, ये क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है, पानी क्या है, गर्म है, हवा जो यहाँ पे आ रहा है वो हवा क्या लेकर के आ रहा है, नमी लेकर के आ रहा है। ये नमी लेकर के, हवा में नमी है तो यहाँ आकर के वो क्या करेगा, बारिश करेगा, क्लाउड फॉर्मेशन करेगा, बारिश करेगा। तो इसीलिए देखो ये जो ईस्टर्न कोस्ट है, क्लियर है, ये ईस्टर्न कोस्ट पे क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है। ये भी तो है, इस जगह पे बारिश क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हवा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इस जगह पे कहाँ से आ रहा है, ये तो लैंड एरिया से आ रहा है ना। यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, लैंड एरिया से आ रहा है। तो ट्रॉपिकल रीजन में होने के बाद भी इस रीजन में क्या है, रेनफॉल नहीं होता, बट इस रीजन में क्या है, वो है, क्लियर है। क्यों, क्योंकि इस जगह पे जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो हमारे वाटर से आ रहा है, ओशन से आ रहा है, क्लियर है। तो पहला चीज समझ में आया कि अगर ट्रॉपिकल रीजन है तो ट्रॉपिकल रीजन में हमारा क्या होगा, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, इस वेस्टर्न कोस्ट में काफी ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगा, क्लियर है। और दूसरा चीज एक और ध्यान में रखो, जैसे जैसे हम वेस्टर्न कोस्ट में अंदर जाते जाते, मतलब इस जगह पे काफी ज्यादा रेनफॉल है, अंदर जाएंगे तो रेनफॉल क्या होगा, कम होगा। इधर भी देखो, जैसे जैसे अंदर जाएंगे रेनफॉल का कम होगा। यहाँ पे कुछ माउंटेन्स है जिसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल हो जाता है, बट ऐसे क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते हैं रेनफॉल क्या होता है, कम होता है। इंडिया में भी देख लो ना, साउथ वेस्ट मानसून कैसा आता है, ऐसा आता है, ऐसा आता है, फिर ऐसे जाता है। तो ये जो ऐसे जा रहा है, इस जगह पे क्या होगा, सबसे ज्यादा रेनफॉल किधर होगा, इधर होगा, मतलब बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब में ज्यादा रेनफॉल होगा। बिहार में थोड़ा और कम होगा, यूपी में और कम होगा, दिल्ली हरियाणा में ना के बराबर होगा।
तो इस तरीके से रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्लियर है। वही अगर वेस्टर्न कोस्ट में देखें, मतलब यहाँ पे टेम्परेट रीजन में देखें, इस जगह पे कौन सा विंड चल रहा है, वेस्टर्ली, तो वेस्टर्ली क्या करेगा, इस जगह पे रेनफॉल करेगा। तो देखो इधर रेनफॉल है, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन है तो इधर तो रेनफॉल हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, सूखा एरिया है, क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ पे देखो इस जगह पे वेस्टर्ली चल रहा है तो यहाँ रेनफॉल हो रहा है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्या कोल्ड करेंगे तो जिसकी वजह से यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे देखो वेस्टर्ली, यहाँ पे इधर वेस्टर्ली है, तो वेस्टर्ली होने की वजह से क्या इधर रेनफॉल हो रहा है, समझ में आ गया। तो जिस भी जगह पे वेस्टर्लीज होगा वो वेस्टर्लीज क्या करेगा, अपने कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट पे रेनफॉल लाएगा। जहाँ पे ईस्टर्लीज है वो क्या करेगा, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट पे रेनफॉल लाएगा। और वो रेनफॉल क्या होगा, जैसे जैसे कॉन्टिनेंट के अंदर जाते जाएंगे वो बारिश कम होता जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया। फिर अगला मैप ये देख लो, ये लास्ट मैप है, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। देखो ये जो है ये मेरा क्या है, इक्वेटर वाला रीजन है, 0 डिग्री, इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। ये रीजन क्या पूरा इक्वेटर के आसपास है, सबसे ज्यादा लो प्रेशर यहीं पे रहता है, बहुत हैवी रेनफॉल है। ये पूरा रीजन जो है इसमें क्या है, रेनफॉल बहुत ही ज्यादा मिलेगा। सहारा डेजर्ट, सॉरी सहारा पूरा रेन फॉरेस्ट, क्लियर है, अमेजन फॉरेस्ट, ये इंडोनेशिया वाला पूरा, ये सब घना जंगल है, पापुआ न्यू गिनी, ये सब क्या है, ये सब जगह पे हम लोग को रेनफॉल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये 10 से 20 डिग्री के आसपास, यहाँ पे क्या ट्रॉपिकल विंड्स ईस्टर्लीज चल रहा है। तो ईस्टर्लीज चल रहा है तो क्या है, ये जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट यहाँ पे, ये ईस्टर्न पार्ट क्या होगा, अच्छा खासा रेनफॉल रिसीव करेगा, क्लियर है। फिर यहाँ पे 20 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास क्या है, सब ट्रॉपिकल, 30 डिग्री साउथ 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास याद है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। तो जो हाई प्रेशर जोन होता है वहां पे क्या होता है, ऊपर से एयर नीचे आ रहा है, एयर का मूवमेंट तो ऊपर से नीचे आता होगा, वहां पे रेनफॉल क्या होगा, कम होगा। तो ये वाला जो रीजन है, ये रीजन के आसपास क्या होगा, यहाँ पे कैलिफोर्निया डेजर्ट, इस जगह पे सहारा डेजर्ट, इधर थार डेजर्ट वगैरह, मतलब इस रीजन में क्या हो रहा है, रेनफॉल कम हो रहा है। फिर और हम लोग आ जाओ वेस्टर्न पार्ट में, आ जाइए वेस्टर्न कोस्ट में, ये है, यहाँ पे क्या होगा, अच्छा खासा रेनफॉल होगा, किसकी वजह से, वेस्टर्न कोस्ट रिसीव रेनफॉल इन विंटर, इस जगह पे ये विंटर के सीजन में यहाँ पे रेनफॉल होता है, क्लियर है। वेस्टर्लीज विंड ऐसे चलना स्टार्ट होगा, क्लियर है, इधर ये वाला पार्ट में वेस्टर्लीज विंड चलेगा और इधर क्या होगा, रेनफॉल क्रिएट करेगा, समझ में आया। सेम वैसे ही पैटर्न नीचे चलेगा, ये ट्रॉपिकल रीजन है तो फिर इधर ईस्टर्लीज चल रहा है तो ये वाला कोस्ट क्या होगा, रेनफॉल रिसीव करेगा। ये जो है मोस्ट डेजर्ट इधर ही लाई करेगा, क्यों, क्योंकि ये फिर से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है। एटाकामा डेजर्ट यहाँ पे याद आ रहा है, देखे थे ना हम लोग, एटाकामा डेजर्ट ड्राई रीजन है, तो ये हाई प्रेशर जोन है। यहाँ पे कलहारी डेजर्ट, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डेजर्ट, यहाँ पे भी डेजर्ट, यहाँ पे भी डेजर्ट, एटाकामा, क्यों, क्योंकि सब के सब कहाँ पे लाई करते हैं, हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में। फिर इसके नीचे वेस्टर्लीज है, तो वेस्टर्लीज में यहाँ पे सब जगह क्या होगा, रेनफॉल, हाँ, तो रेनफॉल दिख रहा है। तो समझ पे आ रहा है ये चीज की कैसे जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है या जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से रेनफॉल का भी डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही हो रहा है, आ रहा है समझ में। तो बस वही चीज है, अगर इस चीज को अच्छे से समझ लोगे ना तो मेंस का जो आंसर राइटिंग है उसमें बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि क्वेश्चन देखो ऐसे ही आता है, क्वेश्चन तुमसे ऐसे ही पूछ देगा कि जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे रेनफॉल क्यों कम है या कम है, तो उस पर डिस्कस करने तो तुमको बताना पड़ेगा ना कि ईस्टर्लीज चल रहा है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बोल्ट है, या मतलब जो कुछ भी सब कुछ जो भी रीजन है वो सब कुछ बताना होगा, ठीक है। तो वो यही अंडरस्टैंडिंग है, ये सब इतना बुक्स में डिटेल में लिखा हुआ नहीं है, बट एक बार समझ लोगे तो फिर आंसर लिख सकोगे, ठीक है। तो ये जो है ये हम लोग का क्लाइमेटोलॉजी लगभग पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मंडे से स्टार्ट करेंगे कौन सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको